हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से पढ़ाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही होगी। और अभी जो चैप्टर हम लोग मैं डिस्कस कर रहा हूँ, खास करके कुछ चैप्टर एक तो उधर बिडवेसर का भी चल रहा है, और जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें से तुम्हारा टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अभी तक तुम लोगों ने आई होप कि एक्सपर्टाइज हो गए बॉयड-सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, और सिर्फ लेक्चर सुन के क्या सोच रहे हो, बस एक्सपर्टाइज हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारा रेगुलर क्लासेस चलते हैं उस टाइम पे भी सिलेक्शन उसी बच्चों का होता है जो पेन चलाता है। पेन चलाने का मतलब जो चीज़ें कंटेंट में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से लिखना, उस नोट्स को जो समझ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स बना के लिखने, जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन का प्रैक्टिस करना। बहुत सारे डेरिवेशन तुम्हें बोर्ड में भी आएंगे, फिर बहुत सारे जो एग्जाम्पल हम लोग बोर्ड पे लेते हैं वो एग्जाम्पल को ठीक से करना, और उसके बाद जो अपने स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व करो, या कोई भी जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है कोई भी एक बुक के जो भी क्वेश्चन हैं उसको तुम्हें सॉल्व करना है। जेई के बच्चे हैं तो जेई के तरह के बुक उठाएं, नीट के बच्चे हैं तो एमसीक्यू वाले कोई बुक उठा के उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन ध्यान रहे कि जो बच्चा पेन चलाता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो ऑफलाइन में तो चलो ठीक है, मतलब अब ऑनलाइन में तो क्या है कि और अपने को सुनने की आदत ज्यादा हो गई है। वीडियो ले लिया, मोबाइल ले लिया, लेक्चर सुन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, सिलेक्शन तभी होगा जब पेन चलाओगे। पेन चलाना जरूरी है। और वीडियो लेक्चर्स में तो और तुम्हारे पास ऑप्शन है, जरूरत लगे तो पॉज करो, जो कंटेंट है उसको अच्छे से पेज पे रोक के देखो, लिखो। जो भी थ्योरी के पार्ट हैं, डेरिवेशन के पार्ट हैं उसको भी नोट करो, जो एग्जांपल्स है उसको फिर अपने से करो, और एक बुक या अपना स्टडी मटेरियल इसमें से कुछ भी उसके A to Z क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ध्यान रहे, लॉकडाउन के बाद जब क्लासेस ओपन होगा तो हम तुम्हारे कॉपी चेक भी करने वाले हैं कि तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए। सिर्फ ये हवा में नहीं चलेगा कि हाँ सर हमने सुना था, सब ये ऐसा कर लिया था, वैसा कर लिया था। थोड़ा प्रॉपर तरीके से कॉपी बना के जो बोर्ड पे कंटेंट बता रहा हूँ उसको नोट करते चलना अच्छे से, और किसी भी बुक से जो भी तुम्हारे मर्जी के बुक पसंद आए उस बुक में से A to Z क्वेश्चन उस चैप्टर के सारे सॉल्व करना। और जो भी क्वेश्चन दिक्कत होती है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हमें व्हाट्सअप करो, मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। लेकिन ध्यान रहे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो चैप्टर के लास्ट में दिए रहते हैं वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, और मैं चेक भी करने वाला हूं लॉकडाउन के बाद में। तो आई होप तुम लोग बॉयड-सेवर्ट्स लॉ कंप्लीट कर लिए होगे, एम्पियर्स लॉ कंप्लीट कर लिए होगे, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग पॉइंट चार्ज। तो ये भी लगभग तुम लोगों का पूरा होने पे होगा। तो अब आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में जो है पॉइंट चार्ज की ही बात होगी, लेकिन यहां पे अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पॉइंट चार्ज पे, फार्मूला था F = QE। फिर इधर हम लोगों ने सीखा इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पॉइंट चार्ज, लेकिन यहां पे चार्ज को मूव करना जरूरी है तभी फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो फोर्स का फार्मूला था F = Q × V × B, और उसके बहुत सारे केसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब अगर सोचो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ आ गए, तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट होगा, और अगर चार्ज मूविंग है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट होगा। और अगर ये दोनों इफेक्ट साइमल्टेनियसली आ जाए तो उसी इफेक्ट को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। जो नेट फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, तो फोर्स ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों फोर्स के वेक्टर सम को हम लोग बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। तो है तो बहुत आसान से, एक लाइन में हो गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे तो नेट फोर्स जो हो गए तुम्हारे लॉरेंज फोर्स।
लेकिन इसके एप्लीकेशन जो है बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे जो है तुम्हारा इसका एप्लीकेशन है। तो वो सारे एप्लीकेशंस वगैरह भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि वेलोसिटी सेलेक्टर हो गए, मास स्पेक्ट्रोमीटर है, हॉल इफेक्ट है, और इन जनरल भी इस पे बहुत सारे सिचुएशन देके तुम्हारे पास एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया कुछ वेलोसिटी से, कैसे रिलीज किया, तो ईबी के अलोंग रिलीज किया, उसके परपेंडिकुलर रिलीज किया, या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। तो ये सारे अलग अलग सिचुएशन को रखते हुए उसको एनालिसिस करना है। थ्योरेटिकली तो एक लाइन में ये रिजल्ट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दोनों का वेक्टर सम कर दो, कहला गया लॉरेंज फोर्स। लेकिन एप्लीकेशन वाइज जो है ये बहुत ही स्ट्रांग जो है, कंसेप्चुअली काफी स्ट्रांग सेक्शन है। लेकिन इस बात को समझने के लिए तुम्हारे दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो अलग अलग इफेक्ट है वो तुम्हारे माइंड में होने चाहिए क्लियरली। तो मैं यहाँ पे लॉरेंज फोर्स का थोड़ा डिटेल लिख के और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है उसको रिकॉल करके फिर मैं उसको कंबाइन करना शुरू करूंगा। तो दोनों इफेक्ट को बेसिकली सुपर इंपोज करा के चीजों को सोचना है। तो लॉरेंज फोर्स का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगा। So, force by the electric field plus force by the magnetic field, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कहलाएगा लॉरेंज फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तुम्हें अलग से पता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या हो जाता है, F इक्वल टू QE। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी होंगे। तो F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो इस दोनों फोर्स का ये जो वेक्टर सम हो गए, यानी Q इंटू वेक्टर E प्लस V क्रॉस B। तो इसी रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। इसमें क्या क्या क्वांटिटी है वो तो क्लियर ही है ना। Q का मतलब हो गया चार्ज, E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और V हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो मैं तुम्हें एक बार इस बात को रिकॉल कर दूं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट है और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है। तो वो भी स्पेशली ज्यादातर सिचुएशन में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म के सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें अगर किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन की बात करोगे तो ये काफी हद तक मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसा हो जाता है। रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स तो हो जाएगा QE। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और अगर इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं तो फोर्स बाय मास। इसका मतलब ये कितने हो गए, QE बाय M। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E यूनिफॉर्म हो गए, Q कांस्टेंट हो गए, M कांस्टेंट हो गए, यानी एक्सेलरेशन एज ए वेक्टर कांस्टेंट हो गए। तो बॉल का मोशन जो अंडर ग्रेविटी होता है नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, G। मैग्नीट्यूड हो गया 9.8 और डायरेक्शन क्या हो जाता है, डाउनवर्ड। तो वहां पे एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में बॉल का मोशन देखो सिर्फ दो ही तरह का पाथ फॉलो करता है, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ जिसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी 1D का केस बोलते हैं, और ऐसा कब होता है, जब किसी बॉल को तुम रिलीज करो या बॉल को वर्टिकली अप थ्रो करो या वर्टिकली डाउन थ्रो करो। इसका मतलब अगर U 0 है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और U और A दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। तो सेम तरह का सिचुएशन यहां भी बनेगा।
अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो थोड़ा मैं तुम्हें इजी टू विजुअलाइज हो उस पर्पज से मैं ई का डायरेक्शन में जी के अलोंग यानी वर्टिकल में ही दिखा देता हूं। मान लो कि जैसे ग्रेविटी का केस होता है, तो ग्रेविटी में जैसे जी डाउनवर्ड है, तो मान लो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरीके से डाउनवर्ड हो गया। हालांकि ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें बताया था, लेकिन जस्ट एक बार रिकॉल कर देता हूं क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल को यहां पे रिलीज किया जाए, मतलब u0 का केस हो जाए, तो ये एक्सेलरेशन की वजह से ये डाउनवर्ड में मोशन स्टार्ट करेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यूनिफॉर्म है, लेकिन चार्ज पार्टिकल को हमने डाउनवर्ड में थ्रो किया u से, तब भी ये नीचे की ओर जाएगा, लेकिन अब इसके स्पीड इंक्रीज होते जाएंगे, यहां पे भी स्पीड इंक्रीज होते चला जाएगा। और एक सिचुएशन हो सकता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और चार्ज पार्टिकल को हमने अपवर्ड की ओर थ्रो किया। तो जैसे बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से जाके ये वापस नीचे आता है, तो एग्जैक्टली यहां पे भी अगर तुम्हारे पास ये चार्ज पार्टिकल q है और इसको u वेलोसिटी हमने अपवर्ड दिया, तो ये स्पीड कम होते होते ऊपर जाएंगे और फिर ये नीचे आएंगे। तो ये तीनों ही सिचुएशन में पाथ जो रहा वो स्ट्रेट लाइन रहा। तो स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए क्या कंडीशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से बन रहा है या ग्रेविटी के वजह से। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और u0 है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। u और a के बीच का एंगल मतलब थीटा जो हो गया यहां पे 0 डिग्री हो गया। थीटा हम क्या बोल रहे हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड a वेक्टर। तो अगर थीटा 0 है तो पाथ स्ट्रेट लाइन, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है तो भी पाथ स्ट्रेट लाइन। तो देख रहे हो काफी हद तक मोशन अंडर बिल्कुल क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसा सिमिलर हो गए। लेकिन थीटा 0 और 180 डिग्री छोड़ के बाकी का केस जैसे ही हो जाएगा, तो उस केस में पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन नहीं, पाथ पैराबोलिक। जैसे कि अगर मान लो कि इस तरीके से है और बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, तो यहां पे एक्सेलरेशन तो e के अलोंग है और जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी और इसके बीच का एंगल हो गया 90। तो इस केस में पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। और भी सिचुएशन, कोई भी इस तरह का सिचुएशन है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर हमने बॉल को ऐसे फेंका तो इसमें भी पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। तो इसका मतलब थीटा जो है 0 और 180 को छोड़ के बाकी कोई भी केस लेंगे तो पैराबोलिक पाथ होगा। थीटा इज एक्सेप्ट 0 एंड 180 डिग्री। तो थीटा 0 और 180 डिग्री को एक्सेप्ट करके चलेंगे तो पाथ किस तरह का बनने वाला है, तो इस तरह के केस में पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। सिर्फ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो भी कैसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ध्यान रखो, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स हो गए QE, एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट। और कभी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसमें दो ही तरह के पाथ बनते हैं, तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा या पैराबोलिक पाथ बनेगा। पैराबोलिक पाथ बनने के लिए क्या होने चाहिए, तो पहली बात तो u0 नहीं होने चाहिए, यहां पे u इज नॉट इक्वल टू 0 है और थीटा का वैल्यू एक्सेप्ट 0 एंड 180 है। तो ऐसे सिचुएशन में पैराबोलिक पाथ बनेंगे। और अगर u0 है, e यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो पाथ स्ट्रेट लाइन, या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इसमें u और एक्सेलरेशन वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये आपको ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 180 है, मतलब एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो वैसे केस में पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। तो एग्जैक्टली ये जो सिचुएशन आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसा होता है। और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस है वो तो अभी अभी जस्ट हम लोगों ने जस्ट पीछे के लेक्चर में डिस्कस किया ही है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार तुम्हें इंक्लूड कर देता हूं। अगर ओनली बी है, और कैसे बी है, यूनिफॉर्म है, तो ऐसे केस में आपको सिर्फ
किस किस तरह के सिचुएशन बनते हैं? तो इस केस में स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है। ये स्ट्रेट लाइन पाथ कब बनता है? जब तुम्हारा V पैरेलल टू B का केस हो। और जब V परपेंडिकुलर टू B का केस रहता है तो उस केस में सर्कुलर पाथ बनते हैं। लेकिन B को हम यहां पे यूनिफॉर्म कंसीडर कर रहे हैं। और V और B के बीच में अगर एंगल हो जाता है, मान लो B वेक्टर इधर है और कुछ V को हमने इसे एंगल थीटा दे दिया, तो ऐसे केस में हेलिकल पाथ बनते हैं। तो ये सारे सिचुएशन काफी डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया हुआ है, लेकिन यहां पे चूंकि अब दोनों केस एक साथ आ रहा है तो तुम्हारे दिमाग में ये चीजें एक बार रिकॉल हो जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, वो भी B और E यूनिफॉर्म का मैं सिर्फ यहां पे चर्चा कर रहा हूं, और लॉरेंज फोर्स में इन जनरल तो ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है एग्जाम में जो ज्यादातर सिचुएशन रहते हैं वो यूनिफॉर्म के रहते हैं। तो सिर्फ B है तो आइदर द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, कब? VB पैरेलल, VB परपेंडिकुलर तो सर्कुलर, और अगर एंगल बना रहा है 90 डिग्री और 0 डिग्री 180 डिग्री को छोड़ के तो वैसे केस में पाथ हो जाएगा हेलिकल। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसमें तुम्हें दो ही तरह का पाथ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पाथ या पैराबोलिक पाथ। लेकिन अब सोचो ये दोनों ही सिचुएशन मिक्स हो जाएंगे तो अब क्या होने वाला है? तो उसको अलग अलग केसेस में, अलग अलग सिचुएशन में अब हम लोग देखने वाले हैं। चलो तो अब लॉरेंज फोर्स के ही केसेस को अलग अलग सिचुएशन में अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं कि जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल है और साथ के साथ तो यूनिफॉर्म है। तो E एंड B आर पैरेलल एंड इट इज यूनिफॉर्म। तो ऐसे सिचुएशन में देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होने वाला है आगे। तो यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो गए। तो एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल को यहां पे रिलीज कर दिया जाए, चार्ज पार्टिकल Q इज रिलीज्ड, तो ये सिचुएशन हो गए और इसमें हो गया कि एंड Q इज रिलीज्ड। चलो इसका ये केस A हो गया, Q इज रिलीज्ड। तो E एंड B पैरेलल एंड यूनिफॉर्म, इधर ये E हो गए और यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो गए और चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया, रेस्ट से छोड़ दिया। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही पड़ा रहता। अलग अलग सोचो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, जस्ट उसके लिए। तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होते तो रेस्ट में ही बने रहते, लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से चार्ज पार्टिकल रेस्ट में भी है तो मोशन में आ जाएगा। अभी जस्ट पीछे बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया जाए, U 0 हो जाए, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज मान रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाएगा और नेगेटिव चार्ज मानते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो चलो इनिशियल मोमेंट पे तो सोच सकते हैं ना अब क्या होगा। तो इनिशियल मोमेंट पे इस पे मैग्नेटिक फील्ड ने कोई इफेक्ट नहीं डाला क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, लेकिन इनिशियल मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इमीडिएट फोर्स लगा देगा और ये फोर्स लगेगा किधर, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इस पे फोर्स लगा। और इस फोर्स लगने की वजह से तो अगर कोई भी चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में है तो उसका मोशन किधर होगा? अगर पहले से रेस्ट में है तो जिधर फोर्स लगाओगे उधर मोशन करना शुरू कर देगा। तो इसका मोशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग स्टार्ट हुआ। जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ, मतलब थोड़ा सा भी यहां से जैसे डिस्प्लेस हो गए, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गए, मतलब U से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्ट कर सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्ट किस फार्मूले से करेगा? Q इंटू V क्रॉस B से। तो अब सोचो कि जैसे ये मोशन में आया तो V वेक्टर तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मिले, लेकिन देख सकते हो कि अब जैसे ही इसको कुछ स्पीड मिले होंगे तो वेलोसिटी जो होगा, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। और अगर V और B पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अगेन 0 ही रह गया। तो जब रेस्ट में था तब भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस पे 0 था, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने जैसे ही इसके मोशन को स्टार्ट किया तब भी इसका जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गए, तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 ही है। इसका मतलब इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का रहना नहीं रहना
कोई मीनिंग नहीं रहा। जो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इफेक्ट डाल रहा था वही इफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें V और B हमेशा पैरेलल रहेगा। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल जब आगे बढ़ रहा है तो इसके स्पीड जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो थोड़ा मैं वेक्टर से दिखा देता हूं, एरो का लेंथ बढ़ता हुआ, इसका मतलब इसके स्पीड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन किस पाथ पे ये चल रहा है? तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही चलते रहेगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा? QE/m। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा 0 रह जाएगा। पाथ यहां पे क्या रह जाएगा? स्ट्रेट लाइन विथ इंक्रीजिंग स्पीड, और स्पीड जो हो रहा होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा। क्लियर है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सिचुएशन इसमें एग्जिस्ट करेगा। चलो इसी सिचुएशन में अब ऐसा करते हैं कि चार्ज पार्टिकल को कुछ स्पीड दे देते हैं। यहां पे Q को रिलीज किया था, लेकिन अब Q को कुछ हम स्पीड दे देते हैं। किधर की ओर? तो E के अलोंग ही दे देते हैं। तो नाउ इनिशियल स्पीड U अलोंग E एंड B। ये केस तो सिचुएशन तो आई कि E और B पैरेलल है और यूनिफॉर्म है। इसके अंदर ही मैं केस ले रहा हूं कि नाउ जो Q है उसको इनिशियल वेलोसिटी U दे दिया अलोंग E एंड B। U हो गया क्या चीज? इसके इनिशियल वेलोसिटी। तो ये E और B पैरेलल है और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने कुछ इनिशियल वेलोसिटी U दे दिया। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो लग ही रहा है। क्या मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तभी लगेगा जब V और B के बीच में एंगल हो, लेकिन 0 और 180 के केस में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं लगता है। तो क्योंकि F = Q × V × B, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो 0 हो जाता है। तो यहां पे देख सकते हो कि इसका जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में भी अभी भी फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड 0 ही रह गए। तो सिर्फ फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट किया, और फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए यहां पे QE। तो इस वजह से इसके एक्सेलरेशन रह जाएंगे QE/m। हाँ, यहां पे स्पीड का मतलब इनिशियल स्पीड 0 था, तो ये इंक्रीजिंग स्पीड थे। तो किसी टाइम t पे एट टाइम अगर t अगर पूछा जाए कि स्पीड क्या हो जाएगा, तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं U + AT। तो U तो 0 हो गया और एक्सेलरेशन हो गए QE/m × t। तो पीछे कहीं जैसा सिचुएशन है, बस यहां इनिशियल स्पीड था, यहां कुछ इनिशियल स्पीड हो गया। मतलब ये समझ लो कि इसके थोड़े टाइम के बाद के सिचुएशन यहां पे एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां पे भी फर्दर अब आगे क्या होने वाला है? स्पीड बढ़ता चला जाएगा, पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो यहां पे भी एक्सेलरेशन देख सकते हो QE/m कांस्टेंट रह गए, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0, तो पाथ स्ट्रेट लाइन एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग। और स्पीड का फार्मूला अगर किसी टाइम t पे अगर लिखना है तो यहां पे फार्मूला क्या हो जाएगा? V = U, जो इनिशियल स्पीड कुछ है वो यहां एग्जिस्ट करेगा, यहां पे 0 था। तो U + AT, A क्या हो जाएगा? QE/m × t। तो मैं स्पीड निकाल रहा हूं, बाकी डिस्टेंस वगैरह का भी फार्मूला लगा सकते हो। इसके आगे तो अब काइनेमेटिक्स है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स के फार्मूले लगा सकते हो। V = U + AT, S = UT + ½ AT²। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कुछ भी इफेक्ट नहीं है, जो भी इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके स्पीड को बढ़ाना शुरू किया। तो अगर तुम्हें अलोंग का केस आ गया तो अपोजिट भी समझ में आ गया होगा कि अगर U वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में देंगे तो रिटार्डेशन में जाएगा और फिर वहां से वापस आ जाएगा। तो वो सिचुएशन भी कुछ ऐसा डिफिकल्ट केस नहीं है। चलो उसको भी इंक्लूड कर देते हैं कि अगर U हम किधर की ओर दे रहे हैं? U इज अपोजिट टू E एंड B। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इनिशियल वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में दे दी है, तो पीछे के जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स QE। तो अब वेलोसिटी इधर है लेकिन फोर्स पीछे की ओर लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस वजह से अब ये रिटार्डेशन में जाएगा, स्पीड कम होंगे, फिर इधर से ये वापस आएगा और वापस आने के बाद फिर इसके अलोंग फिर बढ़ जाएगा।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस केस में भी कुछ नहीं रहा, सिर्फ पाथ इस तरीके से ये जाके इधर से ये वापसी कर लेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इफेक्ट रहेगा। क्लियर है? तो इसमें भी सब कुछ वही रह जाएगा, सिर्फ एक्सेलरेशन यहां पे माइनस में यूज करोगे तो v इक्वल टू यू माइनस ए टी, तो माइनस क्यू ई बाय एम इंटू टी, और एक मोमेंट ऐसा आया होगा कि यहां पे स्पीड 0 भी हुए होंगे। चलो नेक्स्ट केस इसमें एक कंसीडर करते हैं कि E और B पैरेलल तो है, लेकिन चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं वो परपेंडिकुलर दे रहा है। नाउ इनिशियल वेलोसिटी u इज परपेंडिकुलर टू E एंड B, क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल समझ में आ गया और परपेंडिकुलर समझ में आ गया, तो एंगल का भी केस होगा तो क्या होगा, यही दोनों केस का सुपरपोजिशन होना है। एलोंग और परपेंडिकुलर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर U और E के बीच में परपेंडिकुलर नहीं रख के अगर मैं कुछ एंगल रखूंगा तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर ले लेना, एक पैरेलल लेना, तो पैरेलल के वजह से तो स्पीड बढ़ते जाएगा और परपेंडिकुलर उसको का जो इफेक्ट यहां पे आएगा वो इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो चलो U परपेंडिकुलर टू E एंड B है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, ये पैरेलल लाइंस हो गए, और एक चार्ज पार्टिकल है, चलो इसको हम कुछ वेलोसिटी देते हैं, इनिशियल स्पीड u जो कि E और B के परपेंडिकुलर हो गए। अब सोचो क्या होगा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा केस हो गया, V और B परपेंडिकुलर है, तो वैसे केस में पाथ सर्कुलर हो जाता है। तो अगर थोड़े देर के लिए समझो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में ये क्या होता, तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये इस तरीके से सर्कल में घूमना शुरू करता। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इधर की ओर फोर्स लगाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देखो तो पिछले केस में क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन पाथ पे आगे ले जा रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्ट्रेट लाइन पे इंक्रीजिंग स्पीड से आगे ले जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमा रहा है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो जाएगा। और इस केस में ये कुछ, अब ये परफेक्ट ये सर्किल में सिर्फ नहीं घूम रहा होगा, सर्किल में घूमते घूमते ये कुछ आगे वापस आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्किल में घुमाया, लेकिन तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ उसके स्पीड को इंक्रीज कर दिया, किधर की ओर, E के अलोंग, तो ये थोड़े आगे की ओर पहुंचेगा। तो यहां पे हेलिकल टाइप का पाथ बन गया। लेकिन अब यह सोचना है कि अगर यह पाथ हेलिकल है तो इसके पिच का साइज सेम रहेगा कि बढ़ते चला जाएगा, इसका रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो रेडियस पे किस बात पे डिपेंड करता है, तो रेडियस जो है वो V परपेंडिकुलर इफेक्ट के वजह से जो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पीड बढ़ा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक इसके अलोंग बढ़ा रहा है, और सर्किल में जो घुमा रहा है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसके वजह से इस डायरेक्शन में इसके स्पीड बढ़ेंगे, और इस डायरेक्शन का स्पीड के वजह से क्या बन रहा है, पिच, तो इसलिए यहां पे पिच का साइज जो है वो इंक्रीज होते चला जाएगा, और ओवरऑल स्पीड तो बढ़ ही रहा है, तो टाइम पीरियड की भी बात करो तो 2 पाई m बाय QB, तो टाइम पीरियड तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, B वही है, Q वही है, M वही है, टाइम पीरियड तो इसके सेम रहेंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में इसके स्पीड यानी स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस इंक्रीजिंग, तो ये स्पीड इंक्रीज हो रहा है, और इस वजह से बोल सकते हो कि यहां पे पिच का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहां पे टाइम पीरियड यूनिफॉर्म है, रेडियस यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन पिच का साइज देखते हो धीरे धीरे ये इंक्रीज होता चला जाएगा, पिच इज इंक्रीजिंग। तो ये सब तरह के क्वेश्चंस भी तुम्हें एग्जाम में सिचुएशन देके पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर यूनिफॉर्म, एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया तो स्ट्रेट लाइन पाथ विथ इंक्रीजिंग स्पीड, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर दे दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसको सर्कल में घुमा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अलोंग बढ़ा रहा है, ले जा रहा है, लेकिन साथ के साथ स्पीड भी बढ़ रहा है, और B के अलोंग अगर कुछ स्पीड है और B के परपेंडिकुलर भी स्पीड है तो वैसे केस में हेलिकल पाथ बन जाता है। तो यहां पे इसके अलोंग भी आगे तो स्पीड शुरुआत में नहीं है, लेकिन बाद में तो स्पीड मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, तो यहां पे पाथ हेलिकल हो जाएंगे और पिच जो है यहां पे इंक्रीज होते चला जाएगा। तो अब सोचो अगर परपेंडिकुलर अपन नहीं भी रखे होते, कुछ एंगल में भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा
जिसके वजह से ये सर्कल में घूमेगा और एक कंपोनेंट अलोंग हो जाएगा, उधर के स्पीड को फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना शुरू करेगा। तो उसमें भी इसी तरह का ही सिचुएशन आने वाला है कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं भी है, एंगल में बनाएंगे, तो एंगल में कहने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो हेलिकल पाथ बना रहे होते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो बी के अलोंग के स्पीड को बढ़ाना शुरू करेगा। तो वैसे केस में भी हेलिकल पाथ ही बनेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलोंग स्पीड बढ़ते चला जाएगा, इसलिए वहां पे भी पिच तुम्हारा बढ़ते चला जाएगा। तो बाय चांस ये परपेंडिकुलर नहीं भी है, एंगल बना रहा है 0 और 180 डिग्री छोड़ के, देन ऑल्सो यू कैन से पाथ इज हेलिकल। आई थिंक उसको यहां डायग्राम में इंक्लूड करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बस यू अगर एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा के साथ, तो ये इनिशियल स्पीड इधर की ओर क्या हो जाता, यू साइन थीटा, और इधर की ओर यू कॉस थीटा। तो एक्स का अभी इनिशियल स्पीड 0 है और उस केस में एक्स का इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखो पाथ हेलिकल ही होगा और पिच इंक्रीज ही होते रहेंगे। तो लॉरेंज फोर्स के ही एप्लीकेशन का एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग केस अब हम लोग लेने जा रहे हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अब हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं। पीछे के केसेस में हम लोगों ने क्या रखा, ई और बी पैरेलल था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर रखते हैं, ई परपेंडिकुलर टू बी एंड यूनिफॉर्म। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो किस सिचुएशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर यूनिफॉर्म, लेकिन ई और बी को परपेंडिकुलर बना दे रहा। ध्यान से रखना कि ये सब केसेस जो है बेसिकली तुम्हें अच्छे से सोचने के लिए है, थिंकिंग करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कैसे हो रहा है, इससे इमेजिनेशन बढ़ेगा। ये सोचने के लिए है, तुम्हारा थिंकिंग लेवल को बढ़ाएगा, और क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सब केसेस का मेन पर्पस ये भी है कि तुम्हारा थिंकिंग लेवल स्ट्रांग हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखना है, तो ऐसा करते हैं कि चलो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है तो मैं यहां पे डॉट का सिचुएशन में ले लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड हो गया डॉट, मतलब अलोंग जेड एक्सिस। चलो वेक्टर बी नहीं हो तो इसको लिख सकते हैं बी के कैप, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को बोल सकते हैं ई जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई, डायरेक्शन वाई एक्सिस जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी और डायरेक्शन जेड एक्सिस के कैप, मतलब एक्स वाई प्लेन हो गया, जेड एक्सिस हमारा बाहर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट के जैसा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो इसमें एक सिचुएशन ऐसा ले रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है उसको रिलीज कर रहा है ओरिजिन से, Q is released from origin। चलो इसको केस ए ले रहा हूं, बाद में दूसरा केस फिर देखेंगे। तो ओरिजिन से चार्ज पार्टिकल Q को एज इट इज रिलीज किया यहां से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता, तब तो चार्ज पार्टिकल इधर रेस्ट में ही रह जाते। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होते, तो चार्ज पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग इंक्रीजिंग स्पीड से चला जाता। तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इंक्रीजिंग स्पीड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट बना रह जाएगा। लेकिन अब दोनों है तो क्या करेंगे, तो इनिशियल मोमेंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको आगे बढ़ाया और कुछ इसको स्पीड मिल गए, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर फोर्स लगाना शुरू कर सकता है, F इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी से। तो सपोज करो कि ये चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा स्पीड मिला, यानी हल्का सा कुछ तो आगे बढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से हल्का सा आगे बढ़ा। जैसे ही इसको थोड़ा सा स्पीड मिला, अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी से। राइट हैंड रूल से डायरेक्शन पता कर सकते हैं फोर्स का। तो अगर थंब को हम लोग, पाम को कैसे रखना है, तो ये फिंगर V के अलोंग होने चाहिए, और B डॉट है तो डॉट रहे तो V के अलोंग रख के
पाम को ऐसे रखे, तो क्रॉस रहे तो ऐसे रखते, डॉट है ऐसे, तो V इधर है तो V क्रॉस B, देखो फोर्स इधर की ओर लगा, और फोर्स इधर की ओर लगने का मतलब जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, अब ये फोर्स उसको इस डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, बेंड करेगा। ठीक है, थोड़ा सा बेंड हुआ। फिर से सोचो, अब यहां पे कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पीड बढ़ रहा है इधर की ओर जाने से, तो जब तक ऊपर की हिस्से में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पीड बढ़ेगा, और वाई एक्सिस के अपोजिट आएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पीड डिक्रीज होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन को बेंड करते चला जाएगा। फिर आगे चेक करते हैं, जरा देखो क्या होता है, V क्रॉस B, तो अब V इधर आ चुका है, B तो डॉट है, तो V क्रॉस B, फोर्स इधर, मतलब और भी बेंड होगा। तो इसका मतलब ये ऊपर की ओर बढ़ तो रहा है लेकिन बेंड होते जा रहा है। तो क्या इस तरह का सिचुएशन बेंड करते करते ऐसे आ जाएगा? तो कोई मोमेंट ऐसा भी आ सकता है, हो सकता है कि यहां पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया, तो फिर आगे क्या होगा, सीधे बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो अब यहां पे देखो V क्रॉस B, डॉट है तो V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो इसका मतलब और ये बेंड होगा इधर की ओर, और जैसे ही इधर बेंड हुआ अब इसके स्पीड डिक्रीज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाने का मतलब एक्सेलरेट करा रहा है, इधर की ओर जाने का मतलब रिटार्ड कर रहा है। तो बेंड तो कर रहा है लेकिन अब ये स्पीड डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब अब ये स्पीड डिक्रीज होते जाएंगे, लेकिन इधर की ओर बेंड हो रहा है। तो चूंकि ये जीरो स्पीड से यहां से स्टार्ट हुआ था, चार्ज पार्टिकल को हमने रिलीज किया था फ्रॉम ऑरिजिन, तो इसका मतलब y डायरेक्शन में जितने डिस्टेंस गया उतने डिस्टेंस वापस आने के बाद वर्क एनर्जी से थोड़ा सोच लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना यहां पे पॉजिटिव वर्क हुआ, वापस आने में इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ही नेगेटिव वर्क हुआ। मींस इस पोजीशन से इस पोजीशन जाने में y का डिस्प्लेसमेंट जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में लग रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हो गए जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड का तो वर्क हमेशा जीरो होता ही है। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे आने में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वर्क जीरो, टोटल वर्क जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक जीरो। तो इनिशियल स्पीड जीरो है, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे वापस आके स्पीड जीरो हो गया। इसका मतलब ये जीरो स्पीड से चला था, वापस इसके स्पीड जीरो हो जाएंगे। अब इसके आगे क्या, नीचे की तरफ जाएगा या वापस इधर जाएगा? तो अब सोचो कि क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज हुआ, तो बिल्कुल इसके जैसा ही तो सिचुएशन हो गया ना। तो इस जगह से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यहां पे इस पे वापस y एक्सिस के अलोंग लगेगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर की ओर लगा तो थोड़ा सा इधर जैसे डिस्प्लेस होगा, वापस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स V क्रॉस B राइट में, तो फिर से ये बेंड होना शुरू करेगा। तो इसका मतलब आगे जो है फिर यही चीज रिपीट होने वाला है। तो जितने डिस्टेंस से ये चला था फिर से वापस उतने ही डिस्टेंस पे आएगा और फिर से इसके स्पीड जीरो हो जाएंगे। अगर सबसे मैक्सिमम स्पीड की बात करो तो ये लोकेशन पे इसके स्पीड मैक्सिमा है, ये जो होगा ये V मैक्स होगा। तो जीरो से V मैक्स गया, वापस V मैक्स से जीरो, जीरो से फिर V मैक्स से जीरो, तो ये इस तरीके के पाथ को फॉलो करेगा। तो ये किस तरह का पाथ है, तो एग्जैक्ट पता करने के लिए तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में जाना पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन ये श्योर है कि पाथ जो भी है इसका मोशन किस प्लेन में हो रहा है, तो यहां पे मोशन XY प्लेन में हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग Z एक्सिस में ले रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं इस पाथ को बोला जाता है, पाथ जो है साइक्लॉइड। यहां पे पाथ इज साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड पाथ का क्या मतलब हुआ, तो साइकिल के व्हील को अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो जब साइकिल चल रहा होता है तो अगर इसके बॉटम के पार्टिकल को देखो, अभी इधर है, तो जब ये हाफ रोटेशन पूरा करेगा तो यही पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पे होंगे, और जब फुल रोटेशन पूरा हो गया यानी साइकिल अपने पोजीशन से 2 पाई r डिस्टेंस आगे बढ़ गया तो ये पार्टिकल फिर से नीचे आ जाएगा। तो इस पार्टिकल का जो स्पेस में अगर देखेंगे तो अगर सर्कल के सेंटर पे बैठ के देखोगे तो ये राउंड कर रहा है,
लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में देखो तो ये पार्टिकल यहां था, फिर थोड़ी देर के बाद हाईएस्ट पोजीशन पे, फिर से वापस बॉटम पे आ गया। तो जब साइकिल का एक रोटेशन पूरा हुआ तो इसी जगह पे तो रोटेशन नहीं किया, साइकिल आगे बढ़ चुका है, तो ये बॉटम का पार्टिकल वापस बॉटम पे आ गया, किसी मोमेंट पे टॉप पे गया। तो ये पार्टिकल का एक्चुअल में पाथ इस तरीके का बनता है। तो ये जो पार्टिकल का पाथ हुआ, ये पाथ ही है साइक्लॉइड। फिर से आगे ये ऐसे रिपीट होगा। तो साइकिल के व्हील के किसी एक पार्टिकल का जो पाथ होता है वो साइक्लॉइड पाथ होता है, साइक्लिक मोशन को बोल सकते हो। यहां पे इस चार्ज पार्टिकल का पाथ एग्जैक्टली साइकिल के व्हील के पार्टिकल के जैसा ही होगा, इसलिए इसको साइक्लॉइड बोलते हैं। हालांकि इसको मैथमेटिकली डिराइव किया जा सकता है। तो अगर पार्टिकल को देखो तो एक्स एक्सिस में तो आगे बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसी पार्टिकल को वाई एक्सिस में देखेंगे तो ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे गया, यानी वाई एक्सिस में ये ऑसिलेट कर रहा है और एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा है। चलो, ये तो पाथ तुम ध्यान रख सकते हो साइक्लॉइड, लेकिन इसको मैथमेटिकली डिराइव करके देखा जा सकता है। तो यहां पे अगर एक क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि ये जो वी मैक्स है उसका क्या वैल्यू होगा, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट तुम्हें चले दे देता हूं, ये पाथ तो समझ में आ गया कि इस तरीके के पाथ को फॉलो किया कैसे। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को थोड़ा थोड़ा करके आगे के सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रेस्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने थोड़ा इसको वाई एक्सिस में जैसे खींचा तो इसको वी मिल गया, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वी क्रॉस बी से फिर ये बैंड होना शुरू हुए, तो ये बैंड होते होते फिर इधर की ओर गया। तो यहां पे मैक्सिमम स्पीड होगा। तो पूछ सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो कितने होंगे। अगर ये डिस्टेंस को हम लोग a मान के चलते हैं और ये डिस्टेंस को चलो मान लेते हैं b, वर्टिकली ये कितने, तो वर्टिकली इसका ये y एक्सिस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसके y हो रहे हैं और x एक्सिस में ये a, फिर से आगे a, मतलब ये सिमेट्रिकली a बना रहेगा, ये y रहेगा। तो अगर a और b गिवन है तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड v। तो ये v मैक्स को फाइंड करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे टोटल वर्क डन कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है वही वर्क डन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का तो वर्क जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं, वो चीज मैंने शुरुआत में भी बताया था। तो कभी भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, वेलोसिटी के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वर्क हमेशा जीरो है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म फोर्स होता है, यहां पे ई यूनिफॉर्म लिया है। तो कभी भी फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में लग रहा है, इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ वाई कंपोनेंट चाहिए, मतलब वर्क डन बाय एफ ई प्लस वर्क डन बाय एफ बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर माइनस जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन हो जाएगा तो फोर्स हो जाएंगे QE, और चूंकि ये फोर्स y एक्सिस में लग रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स है, सिर्फ हमें y का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो y का डिस्प्लेसमेंट कितने हो गए, b। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गए, लेकिन फोर्स हमारा इधर है y एक्सिस में। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, फोर्स के अलोंग। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका y के अलोंग कंपोनेंट क्या बनेगा, b। तो इसलिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, QE इंटू बी। क्योंकि अगर तुम डॉट प्रोडक्ट भी लोगे, चलो मैं थोड़ा साइड में दिखा देता हूं इसको, तो फोर्स को क्या लिखोगे, वर्क डन का मतलब हो जाता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या हो जाएगा, QE, और डायरेक्शन है इसके जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखेंगे, AI प्लस बीजे, AI प्लस बीजे। तो J डॉट J 1 होगा और I डॉट J तो 0 हो जाएगा, इसलिए किसके बराबर हो जाएगा, QE इंटू बी। तो ये डिटेल में हो गया, लेकिन डायरेक्टली शॉर्टकट में जल्दी से लिख सकते हो, फोर्स हो जाएगा QE अलोंग Y एक्सिस, फोर्स यूनिफॉर्म है, तो जब भी यूनिफॉर्म फोर्स रहे तो जिधर फोर्स लगे उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट। तो ये हो गया वर्क डन, और मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0, तो यहां से आ जाएगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहां से हम लोग वी मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल का यहाँ स्पीड मैक्सिमम होगा, वापस आके यहाँ पे डिक्रीज होके जीरो हो गया। चलो थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। अगर ये सोचा जाए कि चार्ज पार्टिकल किसी टाइम टी पे इधर है, तो इसके वेलोसिटी वेक्टर इधर होगी, ठीक है, कुछ एंगल ऐसे बना रहा होगा। तो किसी टाइम टी पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स क्या है, जरा उसके बारे में लिखते हैं। तो ये श्योर है कि किसी टाइम टी पे v के सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, vx vy। vz तो कभी है ही भी नहीं, क्योंकि पार्टिकल का मोशन किस प्लेन में हो रहा है, xy प्लेन में हो रहा है। तो इसका मतलब एट टाइम t थोड़ा हम एनालिसिस करना चाहते हैं। तो किसी टाइम t पे वेक्टर v को क्या लिखोगे, तो मान लेते हैं vx एक कंपोनेंट, vx इधर की ओर हो जाएगा vx और इधर की ओर हो जाएगा vy। तो v वेक्टर क्या हो जाएगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अपने पास गिवन ही है, b इक्वल टू b k कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है e j कैप। तो H पर लॉरेंस फोर्स, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है, तो यहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, Fe प्लस Fb। इसका मतलब QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। तो अगर सिंपल यही आ जाए कि T टाइम पे फोर्स वेक्टर को लिखो, अगर V का वैल्यू हम लोग Vx और Vy मान लें, तो यहां पे लिख सकते हैं QE J कैप। और इधर क्या लिखोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में या तो क्रॉस ले लो, नहीं तो डिटरमिनेंट लिखने पड़ेंगे, हालांकि छोटा ही वेक्टर है k कैप, तो यहां पे लिख देते हैं Vx i कैप Vy j कैप क्रॉस B k कैप। चलो आगे बढ़ाते हैं, QE j कैप Q इंटू, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q Vx इंटू B, I क्रॉस K क्या हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान है, एक सर्कल पे I J K लिख देते हैं, I J K। तो I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। तो यहां पे क्या बन रहा है, I क्रॉस K, तो I क्रॉस K माइनस J, इस ऑर्डर में चलेंगे तो प्लस, इस ऑर्डर में चलेंगे तो माइनस। तो I क्रॉस K क्या हो जाएगा, माइनस J। अगला टर्म क्या बनेगा, Q Vy B J क्रॉस K, तो J क्रॉस K I कैप। तो ये दोनों देखो J में है और ये हो गए I में, तो इसका मतलब फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए। तो एक कंपोनेंट हो गया अलोंग एक्सिस Q B, V का Y कंपोनेंट, ये अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस क्या हो रहा है, तो QE माइनस QBVX J कैप। तो अगर यहां से देखा जाए तो ये वाला पार्ट हो गया F का X कंपोनेंट और ये वाला पार्ट है F का Y कंपोनेंट, अगर हम किसी टाइम T की बात कर रहे हैं। तो Fx Vy का फंक्शन है और Fy Vx का फंक्शन है। मतलब अगर तुम्हें किसी टाइम t पे ax और ay लिखना हो तो ax क्या लिख देंगे, तो fx बाय मास, तो ये हो जाएगा qb बाय m इंटू vy। और अगर ay लिखना हो तो इसको क्या लिखेंगे, qe बाय m माइनस qb बाय m इंटू vx। अब देखो यहां पे क्या इंटरेस्टिंग है, vx के अंदर vy है, ax के अंदर vy है और ay के अंदर vx है। मतलब अगर तुम ax को लिखते हो टाइम के फॉर्म में तो इसको क्या लिखेंगे, dvx बाई dt। लेकिन इधर vx का डिफरेंशिएशन है तो इधर vy है, तो ये हो जाएगा qb बाय m इंटू vy।
और यहां पे अपोजिट, यहां पे Vy का डिफरेंशिएशन होगा, तो dVy/dt इज इक्वल टू QE/m माइनस QB/m इंटू Vx। तो Vx का डिफरेंशिएशन Vy का फंक्शन, Vy का डिफरेंशिएशन Vx का फंक्शन। क्लियर है? तो ये थोड़ा मैंने किसी टाइम t पे इसको एनालिसिस किया, आगे फिर इसको सॉल्व किया जाता है और इसी के सॉल्यूशन से पता चलता है कि पाथ जो है साइक्लॉइड होगा। हालांकि उतने डेप्थ में एज सच जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे तुम देख सकते हो कि अगर यह अब ये जैसे ये Vy है, तो ऑब्वियसली यहां पे Vy को अगर ये उठा के रखेंगे तो आगे का सिचुएशन जो है वो डबल डिफरेंशिएशन का बन जाता है। तो डबल डिफरेंशिएशन जानने का मतलब कहीं ना कहीं फिर वो ऑसिलेशन से रिलेट हो जाता है, जो कि यहां पे काफी हद तक तुम विजुअलाइज कर सकते हो कि y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं। y में पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया। इस तरह के सिचुएशन में जनरली तुम्हें पाथ के बारे में पूछ सकता है, तो पाथ इस तरीके का क्या बना, साइक्लॉइड बना। फिर किसी भी मोमेंट पे अगर स्पीड को हमें तुम्हें रिलेट करना है, इनिशियल स्पीड 0 है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बढ़ जाएंगे, ये ज़्यादा आसान होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से आसानी से स्पीड बताया जा सकता है। और किसी टाइम t पे थोड़ा हमने यहाँ एनालिसिस कर दिया कि फोर्स कैसे निकाला जा सकता है, एक्सलरेशन कैसे निकाला जा सकता है।